गुड इवनिंग, जय हिंद साथियों। बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के 25 क्वेश्चन लेकर आए हूं आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। उससे पहले थोड़ी सी अपनी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपने जो बेस्ड एग्जाम एप्लीकेशन पे वर्तमान समय में जो कोर्स चल रहे हैं उसमें एसएसबी ट्रेडमेंस भर्ती का बिल्कुल न्यू प्रायरी बैच स्टार्ट है। उसके अलावा बात करें सीआरपीएफ ट्रेडमेंस भर्ती 2023 का फौजी बैच, उसके अलावा बात करें तो बीएसएफ ट्रेडमेंस 2023 वर्दी बैच स्टार्ट है और सीआईएसएफ ट्रेडमेंस का AK-47 बैच स्टार्ट है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इसमें आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस दी जाती हैं। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं और हर संडे को एक बिग टेस्ट सीरीज, आपको बिग टेस्ट जो 100 क्वेश्चन जिस टाइप का आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा, सेम उसी प्रकार का आपको पेपर सॉल्यूशन करवाया जाता है। उसके अलावा बिल्कुल न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाए जाते हैं। अगर बात करें इनसे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी लेनी है तो एक बेस्ट एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और एक नंबर भी दिया गया है 9660832097। इसमें आप कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इतनी सारी बातें सिर्फ मात्र कितने रुपए के शुल्क में, मात्र 399 रुपए के शुल्क में आपको दी जाती। अब हम शुरुआत करेंगे जीके के टोटल 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? टोटल 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे के आए हुए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं, चाहे वो एसएसबी ट्रेडमेन से संबंधित हो, चाहे सीआरपीएफ से संबंधित हो या सीआईएसएफ से संबंधित हो। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का स्टार बना लीजिएगा कि महावीर की माता कौन थी। ए ऑप्शन आपके सामने यशोदा, बी ऑप्शन है अनुजा, सी ऑप्शन है त्रिशला और डी ऑप्शन है देवनंदी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा होगा। यशोदा होगा, अनुजा होगा, त्रिशला होगा, देवनंदी। बिल्कुल फटाफट से बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में देखें। जैसा मैं देख रहा हूं ए ऑप्शन आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन को आराम से 2 बार पढ़ के आंसर देना है। महावीर की माता का नाम पूछा क्या है, महावीर की माता का नाम क्या है। चलो बात करें, अलग अलग कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। यशोदा नहीं होगा, अनुजा भी नहीं होगा, सी ऑप्शन त्रिशला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और जिन साथियों ने सी ऑप्शन बताया बिल्कुल धन्यवाद। अब अगर बात करें महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो महावीर स्वामी से संबंधित अगर बात करें तो ये 24वां तीर्थंकर था। कितने नंबर का तीर्थंकर था? 24वां तीर्थंकर था। इससे पहले यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा किया जाता है, या तो पूछा जाता है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर पूछा जाता है। अब प्रथम तीर्थंकर में आपसे गलती एग्जामिनर कहां करवाता है? एग्जामिनर गलती करवाता है आपको ए ऑप्शन में देगा वो महावीर स्वामी, क्या देगा? महावीर स्वामी देगा और आप वहीं पर गलती करते हो, ए ऑप्शन करके आ जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म का अगर प्रथम अगर आपको तीर्थंकर पूछे तब बताना है ऋषभ देव। क्या बताओगे? ऋषभ देव। और इसी का दूसरा नाम है क्या? आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ। ये नाम याद रखिएगा। अगर आपको पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तब बताना है आपको महावीर स्वामी। क्या बताओगे? महावीर स्वामी। अब आपको एक बात और बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको याद करना है, एक तो ऋषभ देव के अलावा अगर बात करें तो सेकंड याद करना है अजितनाथ के अलावा बात करें तो एक नाम आता है मलिनाथ की अगर चर्चा करें तो मलिनाथ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मलिनाथ से संबंधित, तो मलिनाथ इसमें श्वेतांबर और जो दिगंबर थे इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आ गई बात समझ में? तो श्वेतांबर और जो दिगंबर थे ये दो पार्ट में, श्वेतांबर थे वो मलिनाथ को स्त्री मानते थे, महिला मानते थे। जबकि अगर बात करें दिगंबर की तो दिगंबर इसको पुरुष मानते थे। इसलिए मलिनाथ भी इंपॉर्टेंट,
मल्लिनाथ के अलावा बात करिए तो 23वां तीर्थकर 500 और महावीर स्वामी को तो याद करना ही। यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन है ईसा पूर्व 57 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 78 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 319 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 248 ईस्वी में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देके बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं तब तक। ए ऑप्शन आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, सब अलग अलग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सभी को आंसर देने। चलो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन। पूछा क्या है क्वेश्चन में? शक संवत की स्थापना पूछी। क्या पूछा है? शक संवत की स्थापना पूछी है। तो ईसा पूर्व 57 ईस्वी नहीं होगा, 78 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर होगा। और जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है बिल्कुल सभी को धन्यवाद। 78 ईस्वी में हुआ क्या था? उस समय शक संवत की स्थापना के समय कुषाण राजवंश यहाँ पर शासन कर रहा था। कौन सा वंश शासन कर रहा था? कुषाण राजवंश यहाँ पर शासन कर रहा था। बात कब की है? 78 ईस्वी की। बात कब की है? 78 ईस्वी की। और इस समय कनिष्क नामक एक शासक हुआ था और उन्होंने 78 ईस्वी में कौन सी संवत का निर्माण किया था? शक संवत का निर्माण किया था। शक संवत का निर्माण किया। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो दक्षिण के राष्ट्रकूट और सेकंड जो चालुक्य या पल्लव चोल, इनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध कंद्रिया मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर पूछा है? कंद्रिया मंदिर पूछा है। ए ऑप्शन आपके सामने है हम्पी, बी ऑप्शन है खजुराहो, सी ऑप्शन है गंगकोट चोलपुरम और डी ऑप्शन है विदिशा। बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। कंद्रिया मंदिर पूछा है कि कंद्रिया मंदिर कहाँ स्थित है। कमेंट बॉक्स में जैसा देख रहा हूं अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं। चलो बात करें इस क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? कंद्रिया मंदिर पूछा है। चलो कंद्रिया मंदिर की बात करें तो हम्पी नहीं होगा, खजुराहो गंगकोट चोलपुरम भी नहीं होगा, विदिशा भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। और जिन्होंने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र। अब अगर बात करें हम खजुराहो के मंदिर की, तो यहाँ पर जो कंद्रिया मंदिर है, कौन सा? कंद्रिया मंदिर की अगर बात करें तो कंद्रिया मंदिर है वो कहां पर है? खजुराहो में। अब खजुराहो की बात करें, खजुराहो की, तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, इसी कारण से खजुराहो प्रसिद्ध भी है। कौन से स्टेट में? तो एमपी राज्य, याद रखिएगा। कौन सा राज्य? एमपी राज्य। अब अगर आपको इससे संबंधित अगर कोई अन्य क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर करता है तो वो पूछ सकता है कि जो कंद्रिया मंदिर है उसका निर्माण कौन सी सन में किया गया था? तो याद रखिएगा 999 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात समझे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? हम्पी कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तेलंगाना और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा है क्वेश्चन में हम्पी कहां पर स्थित है। बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन भी आंसर में आ रहा है। बात हो रही है यहां पर हम्पी की। चलो ध्यान से देखना, पूछा क्या है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी। तो एक चीज तो यहीं पर आपको याद रखना है कि विजयनगर की राजधानी क्या थी?
विजयनगर की राजधानी की अगर बात करें तो विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। क्या थी? हम्पी। अब पूछा गया है कि हम्पी कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन आपके सामने केरल नहीं होगा, तेलंगाना भी नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य की बात हो रही है? कर्नाटक राज्य। तो हम्पी कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अब अगर यहां से अन्य कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे एग्जामिनर, तो वो आपको पूछेगा कि जो हम्पी है वो किस नदी के किनारे या तट पे स्थित है? तो यहां पर आपको याद रखना है तुंगभद्रा। क्या याद रखोगे? तुंगभद्रा जो नदी है वहां पर हम्पी राजधानी है। हम्पी राजधानी थी किसकी? तो विजयनगर की राजधानी थी। आ गई बात समझे? चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 महमूद गजनवी से संबंधित क्वेश्चन है। हिस्ट्री का, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 17 बार, बी ऑप्शन है 5 बार, सी ऑप्शन है 7 बार और डी ऑप्शन है 15 बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, ए ऑप्शन बता रहे हैं, कई बी भी आ रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं ए ऑप्शन। बिल्कुल बात कर लेते हैं, धन्यवाद। ए ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल सही आंसर बताया, ए ऑप्शन सही होगा। 17 बार आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनी की अगर बात करें तो महमूद गजनी ने कितने बार आक्रमण किया था भारत पे? 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। अब अगर बात करें तो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सोमनाथ जो मंदिर था गुजरात राज्य में, सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? सोमनाथ मंदिर की अगर बात करें तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने। और सोमनाथ मंदिर से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गए। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से जो अन्य सेकंड क्वेश्चन बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो बनता है कि 1025 में लूटा था, लेकिन दूसरी बार सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था? तो याद रखिएगा 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने दूसरी बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ मंदिर से जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्रियां थी सब लूट के ले गया था। आगे बात समझे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा की बात कर रहे हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन आपके सामने 1945, बी ऑप्शन है 1946, सी ऑप्शन है 1947 और डी ऑप्शन है 1949 ईस्वी। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? गठन की बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन आ रहा है, बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। इजी क्वेश्चन है फिर भी गलत कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1945, 46, 47 और 49 में से कौन सा सही होगा? तो 1945 नहीं होगा, 1946 बिल्कुल सही होगा। और जिन्होंने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया। अब अगर बात करें संविधान सभा की, चलो बात कर लेते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। यहाँ पर 3 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 3 बैठक हुई थी। कब कब हुई थी? 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर। और जो 13 दिसंबर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कौन सा रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से तो बात करें तो ध्यान से देखिएगा। संविधान से संबंधित पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी
अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन अगर स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए आपको कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें रे भाई। कितने एक क्वेश्चन में मैं आपको कितने क्वेश्चन है वो उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, फिर भी आप क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, तो आपका भी फर्ज इतना तो बनता है कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने बाकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है? कानूनी अधिकारी पूछा है। ऑप्शन ए आपके सामने भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, सी ऑप्शन है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक केग जिसे बोला जाता है केग, और डी ऑप्शन है राज्य के एडवोकेट जनरल। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी है वो किसे माना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी पूछा है, अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ज्यादातर बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और डी भी बता रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति नहीं होगा, भारत के महान्यायवादी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। महान्यायवादी की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, महान्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी तो महान्यायवादी है वो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76 के तहत सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। अब नेक्स्ट अगर बात करें महान्यायवादी की तो ध्यान से देखिएगा, अगर महान्यायवादी की बात करें तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है तो इसको हटाता कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के समक्ष ही पद पे रह सकता है। अगर इसको हटाने का जो पावर है वो भी राष्ट्रपति के हाथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। अब अगर बात करें भारत के नियंत्रक है महालेखा परीक्षक की, तो इसके लिए आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 148 से 151 तक के महालेखाकार एवं नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक होते हैं उसकी चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्रपति का आपको कन्फर्म पता ही है कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पॉलिटिकल में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम की दृष्टि से। ए ऑप्शन है आपके सामने हवाई में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है कोलंबिया में और डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड में। फटाफट से बता दीजिएगा कि ज्वालामुखी की सक्रियता पूछा है, ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या है क्वेश्चन में? सक्रियता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। ए बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं और डी भी, अलग अलग कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें रे। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है? न्यूजीलैंड में नहीं होगा न्यूजीलैंड। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया भी नहीं होगा। जापान में बात करें तो जापान में भूकंप सर्वाधिक आते हैं, ना कि ज्वालामुखी, ये भी नहीं होगा। हवाई बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। और जिन साथियों ने ए ऑप्शन बताया बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। हवाई में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। ज्वालामुखी सर्वाधिक कहां पर आते हैं? हवाई क्षेत्र में आते हैं। अब हवाई क्षेत्र की अगर बात करें कि कौन से देश में है तो इंडोनेशिया देश याद रखिएगा। कौन सा देश? इंडोनेशिया देश। और इंडोनेशिया देश की अगर बात करें तो यहाँ पर
86% ज्वालामुखी, कितने प्रतिशत? 86% ज्वालामुखी सर्वाधिक आते हैं। आगे ही बात समझें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी अगर नाम आता है तो आपको क्या करना है? इंडोनेशिया, हवाई क्षेत्र याद रखना है इंडोनेशिया का। अगर भूकंप से पूछे संबंधित क्वेश्चन तो जापान याद रखिएगा। कौन सा देश याद रखोगे? जापान। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल से संबंधित ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। वायुमंडल की वह परत जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आयन मंडल, बी ऑप्शन है क्षोमंडल, सी ऑप्शन है समता मंडल और डी ऑप्शन है बहिर्मंडल। बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। इन चारों में से कौन सी परत है जहां पर रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य किया जाता है? बिल्कुल लगभग साथियों का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं ए ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पूछा भी गया है पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और लगभग साथी सेम आंसर बता रहे हैं। ए ऑप्शन ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं, पूछा क्या है कि वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? परावर्तित मतलब पुनः धरातल पे भेजने का कार्य करती है। कौन सी परत है? तो बहिर्मंडल की बात करें नहीं होगा, समता मंडल की बात करें नहीं होगा, क्षोमंडल की बात करें नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन लगभग साथियों ने बताया है। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। अब अगर बात करें आयन मंडल की, तो आयन मंडल की बात करें, आयन मंडल में क्या होता है कि जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे वापस पुनः धरातल पे लौटाई जाती है, जिसके कारण से चाहे आप टेलीविजन की बात करें, टेलीविजन है, रेडियो है, इन पे आप जो भी न्यूज या जो प्रसारण सुनते हो वो कार्य इसी परत के द्वारा किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें क्षोमंडल की, तो क्षोमंडल से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है। सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं क्षोमंडल से। और क्षोमंडल में जो भी मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं चाहे आप कोहरा, वर्षा, किसी भी टाइप की अगर मौसमी घटनाएं घटित होती है वो कौन सी परत में होती है? क्षोमंडल में होती है। और सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर इसकी औसत चौड़ाई लंबाई की बात करें तो इसकी जो औसत लंबाई है वो 13 किलोमीटर है, लेकिन अगर दूरों पर बात करें या धरातल पे बात करें तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर दे रखा है। आगे बात समझे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भाई। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि उत्तम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट कोयला पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन लिग्नाइट, बी ऑप्शन है पीट, सी ऑप्शन है बिटुमिनस और डी ऑप्शन है एंथ्रेसाइट। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, किसी भी साथी को गलत नहीं करना है। और क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें रे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। और सही आंसर भी बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, डी ऑप्शन बता रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। चलो बात करेंगे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उत्तम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता, सर्वोच्च गुणवत्ता वाला पूछा है। अब अगर सर्वोच्च गुणवत्ता की बात करें, लिग्नाइट नहीं होगा, पिट नहीं होगा, बिटुमिनस भी नहीं होगा, कौन सा होगा? डी ऑप्शन एंथ्रेसाइट। और सभी साथियों ने डी ऑप्शन बताया। अभी बात कर लेते हैं एंथ्रेसाइट कोयले की। एंथ्रेसाइट कोयले की अगर बात करें तो सर्वोच्च प्रकार का कोयला है। एंथ्रेसाइट में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा पूछी जाती है कई बार क्वेश्चन में, तो 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है इस कोयले में। और 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाए जाने के कारण यह सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है। अगर इसकी बात करें तो इसको जलाने पर यह धुआं कम देता है, जलाने पर धुआं सबसे कम देता है, धुआं सबसे कम देता है, सबसे कम। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चन, अगर आपको यहां से और पूछे तो पूछ ले कि निम्न कोटि का, सबसे निम्न कोटि का
कोयला कौन सा है या निम्न स्तर का कोयला कौन सा है, तब आपको बताना है पिट कोयला। जलाने पे सर्वाधिक धुआं देते हैं, सर्वाधिक धुआं। अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन सा कोयला सर्वाधिक है, तो लिग्नाइट कोयला है राजस्थान में सर्वाधिक निकलता है। आगे बात सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। डेथ वैली किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डेथ वैली मर्त घाटी पूछा है, मर्त घाटी। ऑप्शन है आपके सामने, ए ब्राजील में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन है पाकिस्तान में और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है क्वेश्चन में डेथ वैली मर्त घाटी से संबंधित क्वेश्चन। ए भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है भाई कमेंट बॉक्स में, अलग अलग आंसर आ रहा है। डेथ वैली से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, और अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो चलो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। पूछा क्या है क्वेश्चन में, डेथ वैली से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। ब्राजील नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। और जिन साथियों ने डी ऑप्शन बताया है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा क्या है, डेथ वैली पूछा है, डेथ वैली मर्त घाटी, डेथ वैली, या इसका आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है मर्त घाटी। अब अगर इसकी बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब इससे संबंधित और अन्य क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो अगर डेथ वैली मर्त घाटी की बात करें तो ये बिल्कुल सबसे निम्न स्थान माना जाता है, सबसे निम्नतम स्थान, सबसे निम्नतम स्थान इसको माना जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर सर्वाधिक कम कहां पर पाया जाता है, तो पाकिस्तान का नाम याद रखिएगा। और पाकिस्तान में स्थान का नाम पूछा जाता है, वो है जैकोबाबाद, जैकोबाबाद में निम्न तापमान। आगे बात सुनिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। पश्चिम घाट से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और मैंने क्लास में बहुत बार ये क्वेश्चन बताया था, और मैंने कहा था कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया। ए ऑप्शन है बाबा बुदन की गिरी की पहाड़ियां, आगे पहाड़ियां लिख लेना। बी ऑप्शन है महेंद्र गिरी पहाड़ियां, सी ऑप्शन है अनाईमुड़ी चोटी, और डी ऑप्शन है डोडा बेटा। इसे दोदा बेटा भी कहा जाता है, दोदा बेटा भी कहा जाता है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट बॉक्स से फटाफट से आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछा है पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिम घाट की बात कर रहा है, पूर्वी घाट की बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं आंसर में, ए भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, ज्यादातर बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलो बात करें इस क्वेश्चन की। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पश्चिमी घाट की पूछा है। अगर भारत के मैप में अगर बात करें तो ये हो गया पूर्वी घाट। कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब हमें क्वेश्चन पूछा है पश्चिमी घाट की, तो अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? बाबा बुदन नहीं होगा, महेंद्र गिरी भी नहीं होगा, अनाईमुड़ी बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। और जिन्होंने सी ऑप्शन बताया बिल्कुल धन्यवाद के पात्र। चलो बात करें पश्चिमी घाट की, तो चोटी का नाम आता है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। अन्य क्वेश्चन इससे संबंधित क्या पूछा जाता है? इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। तो इसकी ऊंचाई याद रखना आपको 2695 मीटर। कितनी याद रखोगे? 2695 मीटर। बहुत बार पूछा गया है। अगर पूर्वी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट की अगर ऊंची चोटी पूछी है तो आपको एग्जाम में पूर्वी घाट की ऊंची चोटी भी पूछा जा सकता है। आगे बात सुने, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? पृथक का मतलब है विभाजित करती है, बांटती है। विभाजित करती है या बांटती है? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, और सी डी ऑप्शन है सतपुड़ा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़े। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो 2 भागों में विभाजित करती है? तो मध्य से, भारत के मध्य से निकलने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें रे। कमेंट बॉक्स में अलग अलग आंसर आ रहे हैं आपके, ABCD अलग अलग बता रहे हो। चलो बात करिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो 2 भागों में विभाजित करती है? बात करें, हिमालय नहीं होगा, पश्चिम घाट बिल्कुल नहीं होगा, विंध्याचल और सतपुड़ा, सतपुड़ा भी नहीं होगा। सी ऑप्शन, और जिन साथियों ने सी ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। चलो बात करते हैं, तो ये जैसे भारत का मैप है, इसमें अगर उत्तर ये हो गया उत्तर भारत, इससे ऊपर है वह उत्तर भारत, और ये कौन सा है, दक्षिणी भारत। इन दोनों को अलग कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? तो विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो इसका सर्वाधिक विस्तार है वो है MP राज्य में, MP से ही है। अगर बात करें इसमें तो MP के बाद में यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में, इधर उत्तर प्रदेश यूपी राज्य में, इधर बात करें तो राजस्थान राज्य भी इसमें शामिल किया जाता है। तो विंध्याचल जो पर्वत है वो ज्यादातर 2 राज्यों में फैला हुआ है, यूपी और MP में, और यही भारत को 2 भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पूछा क्या है क्वेश्चन में, चावल अनुसंधान केंद्र पूछा है। ए ऑप्शन आपके सामने कोलकाता, बी ऑप्शन है वर्धमान, सी ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, और डी ऑप्शन है कटक। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। चावल का अनुसंधान केंद्र पूछा है, ना कि क्वेश्चन में पूछा है कि चावल सर्वाधिक कहां पर होते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, आंसर देना है क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोलकाता भी बता रहे हैं, त्रिवेंद्रम भी बता रहे हैं, वर्धमान भी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर साथी है वो डी ऑप्शन बता रहे हैं। कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं? डी ऑप्शन बता रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, डी ऑप्शन। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र पूछा है। कोलकाता नहीं होगा, वर्धमान भी नहीं होगा, त्रिवेंद्रम भी नहीं होगा, कटक, बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। और जिन्होंने डी ऑप्शन बताए है बिल्कुल सभी को धन्यवाद। बात करें चावल अनुसंधान केंद्र की, चावल अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो यह है कटक में। कहां पर है? कटक। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कटक कहां पर, कौन से राज्य में स्थित है, तो कटक है वो है उड़ीसा राज्य में स्थित। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। लेकिन अगर बात करें हम ICAR के अकॉर्डिंग, ICAR के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। अब अगर आपको क्वेश्चन में ICAR के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तब तो बताना है क्या? दिल्ली। और अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है, तब आपको बताना है कटक उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। आगे बात सुनिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? RBI की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? RBI बैंक की बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछा है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है मुंबई, और डी ऑप्शन है नासिक। बिल्कुल चारों ही ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। अलग अलग आंसर बता रहे हैं, इजी क्वेश्चन है फिर भी, लेकिन
ज्यादातर साथी जो आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आरबीआई का मुख्यालय पूछा है। ए ऑप्शन दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, कानपुर यूपी वाला भी नहीं होगा, मुंबई बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। और जिन साथियों ने सी ऑप्शन बताया है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र। चलो बात करें आरबीआई बैंक की स्थापना की। सबसे पहले आरबीआई बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1935 ईस्वी में। कब की गई थी? 1935 ईस्वी में की गई थी। कहां पर इसका कार्यालय रखा गया था? तो मुंबई में रखा गया था। कहां पर? मुंबई में। अगर बात करें इसकी तो इसने कार्य करना प्रारंभ किया था वो 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया था। इस प्रकार से आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है कोलरा, बी ऑप्शन है टाइफाइड, सी ऑप्शन है चेचक और डी ऑप्शन है लकवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। एडवर्ड जेनर निम्न में से किससे संबंधित है? पूछा है क्वेश्चन में एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही आंसर बता दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। ए ऑप्शन में कोलरा, बी ऑप्शन में टाइफाइड, सी ऑप्शन में चेचक और डी ऑप्शन में लकवा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। बात कर रहे हैं यहां पर एडवर्ड जेनर से संबंधित, निम्न में से किससे संबंधित था? अलग अलग आंसर बता रहे हूं, ज्यादातर बी सी में फंसे हुए हैं। बी और सी ज्यादातर कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है एडवर्ड जेनर किससे संबंधित था? कोलरा नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा और सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा चेचक। चेचक की अगर बात करें, चेचक रोग की, तो ध्यान से देखिएगा। जो एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर की अगर बात करें, एडवर्ड जेनर था वो चेचक से संबंधित था। किससे संबंधित था? चेचक से। और बात करें एडवर्ड जेनर की तो इसने चेचक से संबंधित भारत में सबसे पहला टीका प्रारंभ किया था। भारत में सबसे पहला टीका था वो किससे संबंधित था? तो चेचक से संबंधित था। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से आपके सामने साइंस का क्वेश्चन है भाई। कौन सा तत्व है सर्वाधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से साइंस का क्वेश्चन। ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है कैल्शियम। इजी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल सही बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन जरूर इजी है लेकिन ऑप्शन आपको थोड़े से घुमा के दिए हुए हैं, तो सोच समझ के आंसर देना। अलग अलग आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। कैल्शियम भी बता रहे हैं, आयरन भी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे आयरन बता रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने आयरन बताया, बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। फास्फोरस नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आयरन की मात्रा हरी सब्जियों में सर्वाधिक पाई जाती है। बात किसकी हो रही है? हरी पत्तेदार सब्जियों की हो रही है। हरी पत्तेदार सब्जियों की बात हो रही है। हरी पत्तेदार सब्जियों की अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वो आयरन की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? आयरन की। अगर इसमें बात करें विटामिन की कि कौन कौन से विटामिन इसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं, अगर विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए के अलावा अगर बात करें हम तो विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी तथा इन दोनों के अलावा विटामिन के भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। किसमें? हरी पत्तेदार सब्जियों में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना बहुत अधिक है। अब एक बात आपको बता देता हूं, क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें रे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 कि भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा था? क्या कारण था भोपाल गैस का, उनके रिसाव का क्या कारण था? ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट,
बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी ऑप्शन है क्लोरीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, एक बार की जगह 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी साथी का, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तब तक मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, सही आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ए भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, अलग अलग कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन। क्लोरीन नहीं होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं होगा, ब्रोमीन भी नहीं होगा, और ए ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन में पूछा क्या है, भोपाल गैस त्रासदी की बात करें, यह घटना घटित कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी की बात है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि ये जो मुख्य उत्तरदायी जो प्रदूषक था वो कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनेट था। ये एक क्या थी, ये एक प्रकार की जहरीली गैस थी। किस प्रकार की गैस थी, जहरीली गैस थी। उस कारण से अगर बात करें तो आज भी वहां पर जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं होते हैं, वो विकलांग, आज भी टेढ़े मेढ़े अलग अलग टाइप के, आज भी उसका प्रभाव है। किसका, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था और उसमें जो मिथाइल आइसोसाइड जहरीली गैस थी उसके कारण से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सोच समझ के देना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है क्वेश्चन में चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ए ऑप्शन आपके सामने 206 है, बी ऑप्शन है 360, सी ऑप्शन है 370 और डी ऑप्शन है 208। तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भाई। क्वेश्चन ने पूछा है चरक संहिता के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 206 बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं 206 हड्डियां। ए ऑप्शन बता रहे हैं, कहीं बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं और डी भी बता रहे हैं। चलो बात करें इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि चरक संहिता के अनुसार, पूछा है चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो ए ऑप्शन 206 नहीं होगा, बी ऑप्शन 360 बिल्कुल सही होगा, और जिन साथियों ने बी ऑप्शन बताया बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। बात करें चरक संहिता के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार बात करें तो प्राचीन काल की बात है, पुराने समय की। उस समय चरक संहिता, जो चरक एक ऋषि हुआ करता था, बहुत महान विद्वान था। और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो मानव शरीर में, किसमें, मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या है, हड्डियों की संख्या वो थी कितनी, 360 बताई गई थी। लेकिन अगर बात करें तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 206 हड्डियां पाई जाती है। अगर बात करें चरक संहिता है तो उस समय इसने शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता था। शल्य चिकित्सा का क्या कहा जाता था, जनक कहा जाता था। किसको, चरक संहिता। और चरक संहिता इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, महर्षि जो चरक था उसने चरक संहिता ये ग्रंथ लिखा था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, किससे होती है, ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, साइंस का स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता दीजिएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, किससे होती है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। अलग अलग आंसर बता रहे हो आप कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर हुई है। अलग अलग आंसर बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं। ए और बी में फंसे हुए हैं, ए और बी में ज्यादातर बच्चे फंसे हुए हैं। चलो बात कर लेते हैं कि प्रतिध्वनि उत्पन्न किससे होती है। तो सबसे पहले ध्वनि के परावर्तन के कारण बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का अगर परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है जब वापस लौटती है ध्वनि की किरणें, तो क्या होता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, जिस प्रकार की ध्वनि की आवाज उससे निकलती है उसी के अनुरूप प्रतिध्वनि किसके कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है, फिर से साइंस का क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, किस व्यक्ति के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है साइंस का। जे.वी. इनलम, अल्फ्रेड नोबेल, सी ऑप्शन है जेम्स सीमेंस और डी ऑप्शन है पीटर हर्गिव्स। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही आंसर बताना है सोच समझ के। कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, बिल्कुल सही आंसर बताना है रे भाई। डायनामाइट की बात कर रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार कब व किसने किया था। बिल्कुल सही आंसर बता दीजिएगा। ए ऑप्शन आपके सामने है जे.वी. इनलम, बी ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, सी ऑप्शन है जेम्स सीमेंस और डी ऑप्शन है पीटर हरग्रेवस। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ए भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं और डी भी बता रहे हैं। चारों ऑप्शन आ रहे हैं रे भाई, इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हो। चलो बात करें इस क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिएगा। बात किसकी हो रही है, डायनामाइट के आविष्कार की बात हो रही है। ए ऑप्शन है जे.वी. इनलम नहीं होगा, अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल सही आंसर होगा और जिन्होंने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है। बात करें डायनामाइट की, डायनामाइट की अगर बात करें तो इसका जो आविष्कार करता था वो कौन था, अल्फ्रेड नोबेल था। अल्फ्रेड नोबेल था। अब यहां से अन्य कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है, तो डायनामाइट का आविष्कार कब किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था, तो आपको सन याद रखनी है 1867 ईस्वी। क्या याद रखोगे, 1867 ईस्वी आपको याद रखना है। आगे बात समझे। नेक्स्ट अगर इससे संबंधित बात करें तो यह भी एक प्रकार का क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो विस्फोटक पदार्थ होता है। ये डायनामाइट क्या होता है पूछा जा सकता है, तो ये एक विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ। नेक्स्ट अगर बात करें आगे तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है कि दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू की गई थी। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दशमलव पद्धति या दशमलव जो मुद्रा है, मुद्रा पद्धति कब शुरू की गई थी। ए ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1956 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1957 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1958 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। दशमलव मुद्रा पद्धति कब शुरू की गई थी। अलग अलग आंसर बता रहे हो, 55, 56, 57, 58, ए बी सी डी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं दशमलव मुद्रा की। और दशमलव मुद्रा की अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन 1957 बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। दशमलव मुद्रा की बात करें तो बात कब की है, 9 अप्रैल की बात कब की है, 9 अप्रैल 1957 ईस्वी की बात है। 9 अप्रैल 1957 को जो दशमलव मुद्रा पद्धति थी, दशमलव मुद्रा पद्धति की बात की गई थी कब, 9 अप्रैल 1957 ईस्वी को याद रखिएगा। और इस समय जो
नौ रुपयों की अगर बात करिए तो जो 9 रुपए का सिक्का या नोट बनाया गया था वो कितने देशों में बांटा गया था, तो 100 देशों में। कितने देशों में? 100 देशों में ये जो मुद्रा पद्धति थी इसको अपनाया गया था। कितने देशों में? 100 देशों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भाई, कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जिसे कहा जाता है एनसीएल। क्या कहा जाता है? एनसीएल। ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है भावनगर, सी ऑप्शन है पुणे और डी ऑप्शन है पणजी। तो बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा चारों में से कौन सा सही होगा। क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें रे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहाँ स्थित है? अलग अलग आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चंडीगढ़ भी बता रहे हैं, भावनगर भी बता रहे हैं, पुणे भी बता रहे हैं, पणजी भी बता रहे हैं। डी ऑप्शन भी ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है। चलो बात कर लेते हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो ध्यान से देखना। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात करें, चंडीगढ़ पंजाब में नहीं होगा, भावनगर में भी नहीं होगा, पुणे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। और जिन साथियों ने सी ऑप्शन बताया है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है रे भाई। अगर बात करें पुणे की तो सबसे पहले पुणे स्थित कौन से राज्य में है, तो पुणे है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय रासायनिक अगर प्रयोगशाला की बात करें तो महाराष्ट्र जो राज्य पुणे में स्थित है, इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया था 6 अप्रैल 1947 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1947 ईस्वी को इसका निर्माण किया गया था। किसका? जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला थी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। अगर इंग्लिश में बात करें इसकी तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है एनसीएल। क्या बोला जाता है? एनसीएल। तो आपको क्वेश्चन में किसी भी टाइप से मिल सकता है, या तो क्वेश्चन में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला मिल सकता है, या अगर शॉर्ट में क्वेश्चन बना दिया तो आपको पूछा जा सकता है कि एनसीएल की स्थापना कब पूछे, तब तो आपको बताना है 6 अप्रैल 1947। अगर स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है पुणे। अगर राज्य का नाम पूछ लिया जाए तो बताना है महाराष्ट्र। तो बिल्कुल जो नोटबुक आपके हाथ में है उसमें पूरी चीज लिख लेना, अच्छी तरह से नोट बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है वेंगई, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है भवानी और डी ऑप्शन है काबिनी। बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एक सहायक नदी नहीं है? अमरावती, भवानी, काबिनी। सहायक नदी नहीं है की जगह है लिखना है। सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी? निम्नलिखित में से कौन सी? कावेरी की पूछा है। कावेरी दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है जिसे, उसकी बात हो रहा है, उसकी सहायक नदी है। ध्यान से पढ़ना चारों ऑप्शन। सहायक नदी पूछा है, नहीं है, नहीं है पूछा है। ए ऑप्शन है वेंगई, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है भवानी और डी ऑप्शन है काबिनी। कौन सा होगा? तो ध्यान से देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है अमरावती और भवानी। बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करिए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और जिन साथियों ने ए ऑप्शन बताए हैं बिल्कुल धन्यवाद के पात्र। चलो बात करें तो वेगाई नदी की। वेगाई नदी की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल दक्षिण भारत की है, सबसे दक्षिण भारत की। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, भारत में सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? दक्षिणतम नदी पूछे तो बताना वेगाई नदी। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन।
फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किसके बीच सीमांकन करता है, सीमा बनाता है। सीमांकन करता है मतलब सीमा बनाता है। 49 डिग्री पूछा है। 49 डिग्री नॉर्थ पूछा है। नॉर्थ का मतलब उत्तरी दिशा। ए ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, बी ऑप्शन है मिस्र और सूडान, सी ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रे भाई, ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना। उनचास डिग्री की बात कर रहा है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच में सीमा बनाता है। आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बात करें 49 डिग्री नॉर्थ की तो ध्यान से देखिएगा। चलो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, तो उत्तरी और दक्षिण वियतनाम नहीं होगा, मिस्र और सूडान भी नहीं होगा, सी ऑप्शन उत्तरी और दक्षिण कोरिया नहीं होगा, डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और अगर कनाडा की बात करें, कनाडा देश की बात करें, तो इन दोनों के मध्य जो ये रेखा है, अक्षांश रेखा है, कौन सी रेखा है ये जो अक्षांश रेखा है, कितने डिग्री, 49 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है वो इन दोनों की सीमा बनाती है। आ गई बात समझ में। तो आज की क्लास के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आज के जो 25 क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे, और क्लास को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जब क्लास लेके आएंगे तब तक। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपनी यूट्यूब जो बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन जो चैनल चलता है उसमें कौन कौन से कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं। तो एसएसबी ट्रेडमेंस भर्ती का बिल्कुल न्यू प्रेरी बैच स्टार्ट है। सीआरपीएफ ट्रेडमेंस भर्ती 2023 का फौजी बैच, बीएसएफ ट्रेडमेंस 2023 की बात करें तो वर्दी बैच स्टार्ट है। उसके अलावा सीआईएसएफ ट्रेडमेंस की बात करें तो AK-47 बैच। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें बिल्कुल लाइव क्लासेस दी जाती है आपको, साथ में पीडीएफ नोट्स। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज एक बिग टेस्ट होता है हर संडे को, जिसमें आपको जिस टाइप का आपको एग्जाम में पेपर मिलता है उसी के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन का पेपर। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें आपको रैंक, आप अपनी रैंक पोजीशन देख सकते हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बिल्कुल न्यू पैटर्न, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस आपका उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है हर सब्जेक्ट में, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो, साइंस हो, या अगर बात करें जीके की, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से करवाई जाती है आपको, इंडिया ज्योग्राफी अलग से करवाई जाती है। तो बिल्कुल ये कितने रुपए के शुल्क है, मात्र 399 रुपए में ऑफर दिया गया है, मात्र 2 दिन के लिए ऑफर है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर भी करें ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हर के पास में, उनके पास में नोटिफिकेशन उनको भी मिल जाए। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी है तो लेनी है तो ध्यान से देखिएगा। बेस्ट एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और एक नंबर दिया गया है 9660832097, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।